पहली प्रश्नावली में देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कौन कौन से फॉर्मूले, ताकि एक जगह हो जाए अपने। ठीक है, आओ प्रश्नावली कौन सी पकड़ते अपन पहले, पहली। फ्री माइंड होके बैठना है, केवल इधर देखना है, प्रश्नावली पहली। ठीक है, अब पहले के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है, सबसे पहले अपने पास आती है संख्या पद्धति, वो सॉरी क्या नाम था, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसमें जो सबसे पहले पढ़ेंगे शीतल, वो क्या पढ़ेंगे अपन, अंकगणित की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, पूछा जा सकता है। यशु दीदी, डू इट फास्ट, शाबाश। तुम में से किसी का बर्थडे नहीं आ रहा है क्या इस महीने, फरवरी चल रहा है ना अभी। ये ज्यादा खुश हो रही है कि मेरे पे ज्यादा बच गया, थोड़ा सा दे दे मेरे को। गुड़ गुड़ नहीं लूंगा मैं, ज्यादा हो गया है तो। ठीक है, थैंक यू। तेरे को लेना है ये, पकड़। क्या टेप पड़े, हमको भी हो रही खांसी, तो कचरा कचरा आदमी रहेगा, मेरे एक रह जाएगा, खा लूंगा। चलो, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तेरा तो पेट भर गया होगा, और दे दे उसको। किरण ने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों या गुणनफल के रूप में, गुणनफल में व्यक्त किया जा सकता है। जहां पे ये गुणनखंड, इन्हें गुणनखंड भी बोलते हैं, गुणनफल भी लिख सकते हो और गुणनखंड भी लिख सकते हो। ठीक है, जहां पे ये गुणनखंड क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय मतलब इसके जैसा कोई नहीं होता। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये क्या कहलाती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्लियर है सर जी। अब भाज्य संख्या क्या होती है, तो आपको पता ही होगा, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे के टेबल में भी आती है, उसे अपन ये बोलते हैं ना भाज्य संख्या। जैसे सपोज करो चार भाज्य या भाज्य, तो सर देखो चार एक की टेबल में भी आता है, चार चार की टेबल में भी आता है, लेकिन चार एक के और स्वयं के अलावा और किसकी टेबल में आता है ये, तो ये ध्यान रखना एक भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है सर जी। तो ये थोड़ा सा डाउट आप क्लियर रखना कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल, एक बार वापस कर, एक बार, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जाता है, हद होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा अंदर अपन ने देखा था एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा था, तो एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना आता ही है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में तो अपन क्या देखते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, और ये देखते हैं ना अपन एचसीएफ में तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। और एलसीएम में अपन कौन सा देखते हैं, जो घात बड़ी होती है, जिसकी घात बड़ी होती है वही देखते हैं ना इसमें। तो इसमें ध्यान रखना, घात का थोड़ा सा ध्यान रखोगे। फिर मैंने आपको बताया था इसमें एक फॉर्मूला आता है अपने पास, पहली संख्या व दूसरी संख्या का एचसीएफ व एलसीएम में संबंध। एचसीएफ व एलसीएम, पहली संख्या दूसरी संख्या और उनके एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए इंटू बी, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। और यही पढ़ा था ना अपन ने पहली प्रश्नावली के अंदर। और भी है क्या कुछ इसके अंदर, देखते एक बार। शरा प्लीज, अपन ने ये पढ़ा था इसके अंदर कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्लियर है सर जी, ये चीज ध्यान रख सकते हो। अगर मेरे को ए का मान निकालना है तो बी को उधर रख दो, एचसीएफ का निकालना तो एलसीएम को उधर भेज दो, वो तुम कर लेना। पर मेन फॉर्मूला कौन सा है, ए इंटू बी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्लियर है सर ये चीज, ओके। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की एक और डेफिनेशन देखी थी अपन ने। यहाँ पे अपन ने पढ़ा था दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार जानते हो ना, पॉइंट के बाद कितने आदमी चलते हैं। तो दशमलव प्रसार को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। एक तो कौन सा था, शांत और एक अशांत। शांत दशमलव प्रसार, और एक कौन सा था सर जी, अशांत दशमलव प्रसार। जो पढ़ाया जा रहा है वो पूछूंगा मैं भी, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत को क्या कहा जाता है, अनवसानी।
इसको और क्या कहा जाता है? अनवसानी। ठीक है सर जी, ये ध्यान रखना। और शांत का ध्यान रखना। अब शांत किसे कहते हैं? शांत किसे कहते हैं? पॉइंट के बाद संख्या रुक गई ना, तो जब रुक जाता है तो उसे कौन सा दशमलव प्रसार बोला जाता है? शांत दशमलव प्रसार। अब आता है अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला कौन आता है इसमें? तो इसके अंदर आता है सर अनवसानी। अशांत को अनवसानी बोलते हैं। तो एक तो आता है अनवसानी आवृत्ति, और एक आता है, ये कोई चीज पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाई हुई चीज है, बस तुम्हें एक रिकॉल करा रहा हूं वापस। एक आता है अनवसानी अनावृत्ति, यही होता है शीतल दीदी। अब सपोज देखना, मैं लिखता हूं 2.33333 चलता ही जा रहा है ना ये भाग, तो जो भाग चलता ही जाता है उसे तो बोले जाएंगे अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन यहाँ पे देखो अंक रिपीट हो रहा है एक बार बार, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी अनावृत्ति, ये देखो चलता ही जा रहा है, लेकिन अंक कोई भी रिपीट नहीं हो रहा ना, इसे बार बार में एक पैटर्न फिक्स नहीं हो रहा, तो यहाँ चलता ही जा रहा है, ये भाग रुक नहीं रहा, तो इसलिए इसको अशांत दशमलव प्रसार बोल देंगे। लेकिन यहाँ संख्या रिपीट नहीं हो रही, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? अनावृत्ति। तो अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। लेकिन अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप पूछे आपसे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आपने ये तो पढ़ा होगा ना कि जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। लेकिन अब डेफिनेशन क्या बोलोगे? वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत और अनवसानी आवृत्ति हो, वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कैसा सर जी? शांत और अनवसानी आवृत्ति हो, तो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत, शांत और अनवसानी आवृत्ति हो, वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसे कह देंगे? वह संख्या जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अनवसानी अनावृत्ति। क्लियर है ना चीज? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वो खाली स्थान में पूछ सकता है कि कौन सी संख्या दशमलव मतलब कौन सी संख्या परिमेय हो सकती है, तो वह संख्या है जिनका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवृत्ति हो, वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन ने इसमें क्या थ्योरम पढ़ा था? और एक ही ध्यान रखना, परिमेय संख्या को तो अपन किससे बिलोंग करते हैं सर जी? ये अपरिमेय संख्या को किससे बिलोंग किया जाता है? एस से। ये थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, अपरिमेय संख्या को किससे डिनोट किया जाता है? एस से। और परिमेय संख्या को किससे डिनोट किया था? परिमेय संख्या को किससे डिनोट किया था अपन ने? क्यू से किया था ना। तो परिमेय संख्या को क्यू से और अपरिमेय संख्या को एस से निरूपित किया जाता है। क्लियर है सर जी? ओके। फिर उसके बाद एक और परिमेय पढ़ी थी अपन ने, कौन सी? प्रमेय 1.1 थी ना, क्या कह रही थी कि पी ए को विभाजित, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। पढ़ा था ना अपन ने ये कौन सी प्रमेय थी अपनी? क्या नाम था इसका? नाम क्या दिया था अपन ने? ठीक है, ओके ओके ठीक है। एक अपन ने यहां पे पढ़ा था कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P किसको? A को भी विभाजित करेगा, पर शर्त है कि यहाँ पे A कौन होना चाहिए? पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। A कौन होगा? धनात्मक पूर्णांक। और ये कहां काम में आती है अपनी थ्योरी? ये कहां पे पढ़ा था अपन ने? अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पढ़ा था ना, √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, या √3 को पढ़ा था ना वहां पे। अरे पढ़ा था ना ये चीज, तो ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर ये था प्रश्नावली 1.1 में, केवल रिकॉल करा रहा हूं एक मोटा मोटा। ठीक है, अब क्या इसमें है क्या नहीं वो मैं केवल एक थ्योरी पढ़ा रहा हूं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है, अनवसानी अनावर्ती एक बार का रिकॉल हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सर जी? पक्का? ओके। अब ये ध्यान रखना, अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है, परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का योग भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ये थोड़ा सेम कास्ट वाले से बात करेंगे। क्लियर है सर जी? पक्का? आगे चलू? पक्का? ठीक है। अब कौन सी प्रश्नावली आती है अपने पास? प्रश्नावली 2। मैं ताकि तुम्हें ये करा रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं ताकि कल डेस्वर कराऊं ना, तो क्वेश्चन आंसर्स में तुम मेरे को ये नहीं पूछो कि सर यहाँ फॉर्मूला ये कैसे लगा। प्रश्नावली 2 का नाम क्या अपने पास? द्विघात समीकरण। अब उसमें तो विभक्तर वो सारे आते हैं ना, आओ देखते हैं, उसमें बड़ा मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। घात तो जानते हो ना आप, ये तो पता ही है आपको, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो कि चर कौन होता है, चर कौन होता है, ये तो जानते हो ना। तो इसमें सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि बहुपद की घात किसे कहेंगे।
इसमें अपन को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात आपको ध्यान रखना क्या होता है, चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। अजी चर की अधिकतम घात ही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। अब रेखिक समीकरण किसे कहेंगे, तो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक, वो क्या कहलाएगा अपने पास, रेखिक समीकरण। जिसमें क्या हो, चर की अधिकतम घात, द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, जिसमें पहली विधि चर की अधिकतम घात कितनी हो, दो, और त्रिघाती बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, तीन हो। तो ये ध्यान रखना। तो बहुपद की घात किसे कहेंगे, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। अगर चर की अधिकतम घात एक है तो उसे रेखिक समीकरण, चर की अधिकतम घात दो है तो उसे द्विघात समीकरण, और चर की अधिकतम घात तीन है तो उसे क्या बोला जाएगा, त्रिघात समीकरण। अरे क्लियर है ना सर जी, पक्का, आगे चले, ओके। अब अगर आपसे पूछे रेखिक बहुपद का मानक रूप, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। रेखिक बहुपद का मानक रूप कौन बताएगा तुम में से, हाँ, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, जहां पे ए कौन हो जाएगा सर जी, एक्स का गुणांक, और बी कौन हो जाएगा, अचर पद, बी कौन हो जाएगा, अचर पद। ये इसका मानक रूप होता है, रेखिक बहुपद का मानक रूप, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। अगर क्वेश्चन वाला पूछे कि रेखिक बहुपद का शून्यक निकालो, रेखिक बहुपद का शून्यक निकालना है, तो ध्यान रखना क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर प्लस का बी उधर जाके ए गुणांक इधर आके भाग में। तो ये ध्यान रखना, रेखिक बहुपद का शून्यक कौन होगा, माइनस का बी अपॉन ए। क्लियर है सर जी, ओके। उसके बाद आता है अपने पास कौन सा बहुपद पढ़ेंगे अपन, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, ये रेखिक बहुपद का थोड़ा सा ध्यान रखोगे। उसके बाद कौन सा बहुपद आ रहा है अपने पास, द्विघाती, द्विघात बहुपद या समीकरण। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो इसका मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मोरी इधर देखना बेटा, क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। गेट खोल देते हैं। छोड़ी के दे रही हो सालो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे अगर ये क्या है, द्विघात बहुपद का मानक रूप, यहाँ पे ए कौन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी कौन हो जाएगा, एक्स का गुणांक, सी कौन हो जाएगा, अचर पद। ठीक है, और अगर मैं पूछूं ए बी और सी क्या होगी, कौन बताएगा, ए बी और सी क्या होगा, हाँ, नहीं ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, पर ए बी सी कहां से बिलोंग करेगा, तो ए बी और सी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जहां ए बी व सी वास्तविक संख्या। तेरे पापा से मिलके आया मैं, दीपिका भी, कहाँ है वो दीपिका, तेरे पापा से मिलके आया। उन्होंने कहा बाउंसर साथ रखते आप, मैंने कहा 1.5 लाख रुपए फीस लगता है, रखना पड़ता है। तू ब्लैक शर्ट पहन के आवे तो बाउंसर लगे हो। मैं कभी जाऊंगा ना किसी कहीं पे तो जरूर लेके जाऊंगा इसको, ऐसा लगना चाहिए ना, और इस पहलवान को भी ऐसे बैठे रहेगा। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब गाड़ी ले आएंगे ना तब मैं तेरे को फोन कर दूंगा, आज खाना खाने चलना है, ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहन के आ जाइयो, चलते हैं। ऐसे जलवा लगना चाहिए लोगों को, एक तरफ दिल्लिया को, यूं नहीं मेरे को छोड़ के खुद कहीं खाने में घुस जाओ और मैं साला तुम्हें ढूंढता फिरूं। तो ध्यान रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए बी और सी क्या होती है, वास्तविक संख्या। अब आपको पता है यहाँ चर की अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ पे हल भी कितने निकलेंगे, 1। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो यहाँ हल भी कितने निकलेंगे, कितने निकलेंगे, हाँ। तबीयत ठीक है ना, घर जाना तो जा सकती है तू, दिक्कत तो नहीं ना। आपका क्या नाम है, पातड़, जाना है क्या, और कौन था जिसकी तबीयत खराब थी, तेरे को घर जाना है क्या, नहीं अभी नहीं जाना, चल ठीक है, जाना हो तो चल जाना, ठीक है। मैंने मेरे से भी के लिए, मेरी भी तबीयत खराब है ना इसलिए। लड़कों में कौन थी, नितिन थी। तो ए बी और सी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, अब यहाँ देखो चर की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ हल भी कितने निकलेंगे, 2। तो इसमें एक्स के मान कितने निकलेंगे, 2, अल्फा व बीटा। एक हल को अल्फा और एक हल को मान लिया बीटा। ठीक है, अब इसमें हल निकालने की 2 विधियां पढ़ते हैं अपन। एक कौन सी पढ़ते हैं, मध्य पद विभक्त विधि।
अरे विभक्तर इसी में आता है ना, तो फिर कौन सा है? तो यहाँ पे क्या है? अच्छा यहाँ तो शून्य निकालने वाला है ना, ये तो फिर मैंने गलत बता दिया तुम्हें। अच्छा शून्य और गुणांकों के भी संबंध की सत्यता की जांच है यहाँ पे, हाँ तो वो तो करना ही है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा मध्य पद विभक्ति विधि, और दूसरा कौन सा होता है सर जी? तो दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना कौन होता है? श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या निकालने के लिए? तो द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए दो विधि अपने पास है, एक है मध्य पद विभक्ति विधि, एक होती है श्रीधराचार्य सूत्र। और जब हम पढ़ते थे तो पूर्ण वर्ग विधि भी आती है, वो भी थी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है कि आपको x का मान निकालना, तो ध्यान रखना एक तो क्या लोगे माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है सर जी? और b आपको पता ही है कि x का गुणांक हो जाएगा, a कौन हो जाएगा? x स्क्वायर का गुणांक, c कौन हो जाएगा? अचर पद, और a वापस आपको x स्क्वायर का गुणांक मिल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अपना जो मेन रोल रहता है वो आता है शून्यंक का। तो शून्यंक किसे कहेंगे? शून्यंक किसे कहेंगे? कौन बताएगी? एनीवन? हाँ दीपिका जी। चर का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट होती है। संतुष्ट होने का मतलब क्या होता है? एलएचएस कहना बराबर आवे। तो समीकरण का मतलब समीकरण में शून्यंक किसे कहेंगे? तो चर का वह मान, चर का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर वह समीकरण को क्या करता हो सर जी? समीकरण को संतुष्ट करता है, वो क्या कहलाएगा? शून्यंक कहलाएगा। अब शून्य निकालने के लिए आपको पता है अपन किसके बराबर रख देंगे? जीरो। यहाँ पे इसके शून्य निकालने के लिए अपन ने गुणनखंड निकाले थे मध्य पद विभक्ति विधि से, ठीक है ना। ये गुणनखंड निकालने होते हैं, गुणनखंड निकलते हैं मध्य पद विभक्ति विधि से, फिर उनको जीरो के बराबर रख देते हैं, तो इसका हल निकल जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे चीज हुआ है, ठीक है सर जी? क्लियर ये चीज? ओके। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था यहाँ पे द्विघात समीकरण, तो चर की अधिकतम घात कितनी है? 2, और 2 है तो इसके मान भी कितने निकलेंगे? एक चर के 2, एक को मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले ध्यान रखना, एक आता है शून्यंक, मतलब अगर मेरे से पूछे अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सर जी? c अपॉन a। क्या खा रहा है? अकेले अकेले मत गाया करो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b अपॉन a। खुशी को दे दिया करो रे, अल्फा इंटू बीटा। तो मान ली तो एक आम बात होती है, ऐसे भूखे बैठे रहना, इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c अपॉन a। अल्फा शून्यंक होगा, चर का x का जो मान निकालोगे वो, b कौन होगा? x स्क्वायर, x का गुणांक, c कौन होगा? सॉरी a कौन होगा? x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे c कौन होगा? अचर पद, a कौन होगा? x का गुणांक। ठीक है सर जी, x स्क्वायर का गुणांक। और कुछ है क्या इसके अंदर? तो ये शून्यंक वाला था। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं, एक और देख लेते हैं अपन, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप बताना। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, रेखिक बहुपद, किताब वाले ने कहा रेखिक बहुपद ax प्लस बी बराबर 0 होता है। एक ऐसी शर्त बताओ जैसे अपन बताते हैं ना, यहाँ पे जब अपन ने बचपन में पढ़ा था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? p बटा q को परिमेय संख्या कहता है, लेकिन एक शर्त लगती है कि q किसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, रेखिक बहुपद चर की अधिकतम घात कितनी? 1। अगर मैं a को 0 कर दूंगा तो ये तो खत्म ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक शर्त कहता है कि a किसके बराबर नहीं होना चाहिए सर जी? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और द्विघाती बहुपद में क्या कहता है कि जो a है ना सर जी, वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं त्रिघाती बहुपद की, एक उसका मानक रूप देख लेते हैं त्रिघाती बहुपद का। त्रिघाती बहुपद क्या होता है मानक रूप? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये क्या होता है? इसका त्रिघाती समीकरण का मानक रूप होता है, जहां पे a कौन होता है? x क्यूब का गुणांक, b कौन होता है? x स्क्वायर का गुणांक, c कौन होता है? x का गुणांक, d कौन होता है? अचर पद, और a b c d ये सबकी सब क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। यहाँ चर की अधिकतम घात 3 है, तो यहाँ पे x के मान भी कितने निकलेंगे सर जी? 3 मान निकलेंगे, 3 हल निकलेंगे, 3 शून्य निकलेंगे। ठीक है, क्लियर ये चीज? पक्का? ओके, और देख लेते। शून्य मैंने बता ही दिया था आपको।
अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा, एग्जामिनर पूछ सकता है ए एक्स प्लस बी का शून्य निकालो, तो शून्य कौन हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, क्लियर ना, पूछ सकता है एग्जामिनर। ओके ओके, क्लियर है यहाँ तक का, पक्का, ये पहले और दूसरे में क्लियर हो गया। ठीक है गौतम, एक बार साफ प्रश्नावली पढ़ रहे थे ना अपन, अब दूसरी प्रश्नावली में और पढ़ते हैं। ठीक है ना, मानक समीकरण पढ़ लिया, द्विघात समीकरण के जो शून्यंक और गुणांक होते हैं उनके मध्य संबंध पढ़ लिया। अब एक चीज और आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, इसका क्या बनाओगे, ग्राफ। अरे भगवान भोलेनाथ, मेरे दुश्मनों को उठा ले। ग्राफ आओ देखते हैं, तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे मतलब y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो ध्यान रखना इसका ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, परवलयाकार मिलेगा। कैसा मिलेगा, परवलयाकार। तो ध्यान रखना जब द्विघात समीकरण का आप ग्राफ बनाओगे तो आपको परवलयाकार मिलेगा। सर परवलयाकार कैसे, मतलब या तो यूं मिलेगा या यू यू ऊपर की तरफ मिलेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं परवलयाकार। अब ध्यान रखना अगर आपकी इस ए का मान 0 से बड़ा है, ए का मान 0 से बड़ा है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की ओर खुला हुआ होगा। अगर आपका ए का मान 0 से छोटा है, माइनस में आता है, तो इसका ग्राफ नीचे की ओर होगा। ये ध्यान रखना, दे रखा है तो पूछ सकता है एग्जामिनर कि कब परवलयाकार ग्राफ का मुंह ऊपर की ओर होगा। तो कब होगा, जब ए का मान 0 से बड़ा होगा तो ऊपर की ओर खुला हुआ होगा, जब ए का मान 0 से छोटा होगा तो नीचे की ओर खुला होगा। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, परवलयाकार बनेगा। अपन ने आपको द्विघात समीकरण के शून्यंक बता दिए थे ना, कि उनमें मैंने बताया था द्विघात समीकरण के शून्यंक तथा गुणांकों में संबंध पढ़ा था अपन ने। भी गुणांकों में संबंध क्या पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। ये तो द्विघात समीकरण की बात की। कौन सी समीकरण की बात की सर जी अपन ने, द्विघात समीकरण की बात की। अगर अब मेरे को त्रिघात समीकरण की बात करने की नौबत आए तो आपको पता है त्रिघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ठीक है, जहां पे ए कौन होता है, एक्स क्यूब का गुणांक, बी कौन होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी कौन होता है, एक्स का गुणांक, और डी कौन होता है, अचर पद। क्लियर है सर जी, ओके। और ए बी सी और डी क्या होती है, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है, मैंने आपको कहा था यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इसके शून्यंक भी कितने निकलेंगे, 3, इसके हल भी कितने निकलेंगे, 3, और इसके मूल भी कितने निकलेंगे, 3। हल मूल शून्यंक तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान, और इसके गुणनखंड भी कितने निकलेंगे, 3। तो ये ध्यान रखना, मैंने एक तो मान लिया अल्फा, एक मान लिया बीटा और एक मान लिया गामा। अब अगर मेरे को यहाँ पे शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो आपको पता होना चाहिए शून्यकों का योग त्रिघाती बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। फिर आता है शून्यकों का योग कर लिया तो उसके बाद कौन आता है अपने पास, शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा बोलते इसको, गामा, गांव में नहीं गामा। ठीक है, और अल्फा गामा, इनका जो शून्यक होता है, इनका जब होता है तो इनका ध्यान रखना क्या होता है, सी अपॉन ए। क्लियर है, तो यहाँ पे तीनों शून्यकों का योग माइनस का बी अपॉन है, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। और अगर तीनों का गुणनफल पूछे अल्फा बीटा गामा, वो होता है माइनस का डी अपॉन ए। ये ध्यान रखोगे सर जी। ठीक है, पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनका योग क्या होता है, माइनस का बी अपॉन है। अल्फा बीटा गामा इन तीनों का योग गुणा क्या होता है, माइनस का डी अपॉन है, और ये क्या होता है, सी अपॉन है। बी आप जानते ही हो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ए कौन हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक, डी कौन हो जाएगा, अचर पद, ए कौन हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणा। तो ये था आपकी दूसरी प्रश्नावली के अंदर। ठीक है सर जी, पक्का, ओके। जो यहाँ लिखा रहा हूं ना वो कल वीडियो से देख के लिखे हुए होने चाहिए तुम पे। ठीक है ना सर जी, अगला आता है प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3, ठीक है, प्रश्नावली 3 कितने नंबर की आ रही थी अपने, 4 नंबर की। अब प्रश्नावली 3 पे देखते हैं सर जी। प्रश्नावली 3, तो प्रश्नावली 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे वही है ना वो प्रतिस्थापन विलोपन विधि, यही था अपने, तो इसमें तो मेरे को लगता नहीं कोई ऐसा है, फिर भी आप देख लो। दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3 के अंदर जो है वो है क्या, दो चर वाले, चंचल ऐसे कैसे देख रही है,
कभी खूबसूरत आदमी नहीं देखो, वो खूबसूरत बच्चा नहीं देखो, हंस के लिए दो चर वाले छोटा बच्चा नहीं देखो कभी, खूबसूरत से बच्चों। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो आपको अगर पूछा जाए दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। अभी पढ़ने और पढ़ाने में मेरे को और कमलेश को मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों। सर फालतू दिमाग का दही तो करो मत, खुद तो करे नाश्ता करके आया तो सर। ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, कमलेश से कैसे देख रहे हैं, कातिल निगाहों से देख रहे हैं साला रामखोर। ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, तो अगर पूछे दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कौन होता है, तो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, जहां पे ax का गुणांक, by का गुणांक और c कौन होता है, अचर पद। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे अपन को क्या पढ़ना है, दो चर का मान निकालना, मतलब x और y का मान निकालना है। तो जब दो चर का मान निकालना होता है तो समीकरण भी कितनी चाहिए, दो। तीन चर का मान निकालना होता है तो समीकरण भी कितनी चाहिए, तीन चाहिए। ठीक है सर जी, तो यहाँ पे एक समीकरण तो इसको मान लिया, और एक समीकरण इसी की बहन आ जाएगी, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ये a1, ये b1, ये c1, ये कौन हो जाएगा, a2 b2 c2। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे वो संगत असंगत वाला पढ़ा था ना, संगत और असंगत। यहाँ पे वो सारणी पढ़ी थी कौन सी, कि सर अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, मतलब एक बार के लिए तीनों लिख लेता हूं मैं। तीन कंडीशन पढ़ी थी ना अपन ने यहाँ पे, कि अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे तो क्या मिलेगा, अगर आप इनका ग्राफ बनाते हो, और अगर आपको ध्यान रखना a1 अपॉन a2 अगर बराबर रहे, तीनों बराबर रहेंगे, तो रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद क्या करेगी, रेखाएं, रेखाएं क्या होगी सर जी, संपाती होगी। और अगर आप यहाँ पे x और y का मान निकालोगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे, अपरिमित रूप से क्या निकलेंगे, अनेक हल। और समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत। ठीक है, उसके बाद अगर दो, ये सॉरी, दो बराबर और एक बराबर है नहीं हो, तो रेखाएं क्या करेगी, समांतर होगी। जब रेखाएं क्या होगी सर जी, समांतर होगी। संपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाएगी। संपातर का मतलब, तो कुछ तो खा रहा है यार, कचौरी चबा रहा है। समांतर का मतलब होता है जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती तो यहाँ पे क्या नहीं निकलेगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होता तो समीकरण युग्म कैसा होता है, असंगत। फिर जब आता है कि सर तीनों के तीनों ही क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो, तो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करती है। और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, केवल एक अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल। अद्वितीय और एक ही होता है, अद्वितीय हल होता है। और समीकरण युग्म कैसा हो जाता है सर जी, संगत हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अपने यहाँ पे तीन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए तीसरी प्रश्नावली में कितनी कितनी विधियां है, तीन विधियां। पहली आती है, पहली कौन सी है, ग्राफी विधि। और ग्राफी विधि मैंने आपको बता दिया, अगर आप ग्राफ बनाओगे, वो बताया ना ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ बनाओगे तो अगर रेखा एक दूसरे के संपाती आ रही है तो उसके अनेक हल होंगे, अगर रेखा एक दूसरे के समांतर आ रही है तो उसका कोई हल नहीं होगा, और रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसका एक हल होगा। ठीक है, तीनों बराबर, हाँ शायद उल्टा करा दिया तुमने, a1 अपॉन a2, देखना एक बार, ये तो सही है, फिर क्या गलत है, तो सभी सही है। हाँ बाप बोलिए, मेरे को दे बेटा। लो सर, थैंक यू। उसने क्या बताया, जाम पड़े, चलो आओ, चलते 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 चलते, मेरा बच्चा एक क्या होता है, तो लड़कियों को नाक में तरीके से साफ करती है, और हम लड़के मतलब कुछ छोड़ो छोड़ो, अभी वीडियो चल रहा है। ठीक है, हम लड़के तो मतलब यूं नीचे लाके, ठीक है, सिस्टम सेट। ग्राफीय विधि, ठीक है। दूसरी अपन ने यहाँ पे कौन सी विधि पढ़ी सर जी, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी कौन सी आती है, विलोपन विधि। पहली पढ़ी ग्राफीय विधि, दूसरी पढ़ी प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी कौन सी विधि पढ़ी, विलोपन विधि। ये तीन विधि है जो आपको एक्स और वाई का मान निकाल के देगी यहाँ पे। तो यहाँ तक तीसरी प्रश्नावली का बस इतना से ध्यान रखना आपको, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। क्लियर है सर जी, पक्का। आगे चले, अब आता है प्रश्नावली नंबर 4। प्रश्नावली 4, द्विघात समीकरण। अरे वो क्या है, उसका नाम है
द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको पता ही है वापस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पे वही a वापस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक, b कौन हो जाएगा, x का गुणांक, और c कौन हो जाएगा, अचर पद। ax स्क्वायर का गुणांक, bx का गुणांक, और c कौन हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। ठीक है सर जी, क्लियर है यहां तक का? ओके, अल्फा और बीटा इसके दो हल निकलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो मेन रोल रहता है इसमें है क्या, इसमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी होती है अपन को। द्विघात समीकरण पढ़ लिया, ये हो ही गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फालतू बात नहीं। हाँ तो यहाँ पे था वो, आओ, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अल्फा और बीटा निकालने के लिए एक विधि तो कौन सी थी अपने पास, मध्य पद विभक्त विधि, और मध्य पद विभक्त विधि को ही क्या कहा जाता है सर जी, गुणनखंड विधि। ठीक है सर जी, दूसरा अपने पास इसको हल करने के लिए कौन सी विधि आती है, एक बाबाजी की विधि, श्रीधराचार्य और पायल विधि। श्रीधराचार्य सूत्र से x का मान क्या निकलेगा, बोलिए श्रीधराचार्य सूत्र, खुशी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दो विधियां थी, एक और दो का, मतलब इस समीकरण को हल करने की। अब यहाँ पे अपन को इसके मूल निकालने, तो ध्यान रखना द्विघात समीकरण के मूल निकालने की दो विधियां है। पहली है मध्य पद विभक्त विधि, जिसे गुणनखंड विधि कहा जाता है। दूसरी विधि आती है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर अब किताब वाला मेरे से पूछे कि मूलों की प्रकृति बतानी है आपको, कि मूल कैसे होंगे या कैसे नहीं होंगे, ठीक है, एक बार बोर्ड साफ कर दे, उधर उधर, या चल मैं बता देती हूँ। बेती हवाओ सथाओ, मन करता है ना यूं कि एक दिन छोड़ के कहीं पढ़ाई वढ़ाई सारा संन्यास ले ले, तो उसके लिए भी कह रहे हैं, कौन किस किस का करता है, मतलब कि छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाए, करता है किसी का मन? तुम पे है ही क्या छोड़ने के लिए गरीब हो, फालतू बात कर रहे हो। ये हमारे दिल्ली के पास एक टेनिस की गेंद है, बस उसी को लेके इतराता रहता है, वो भी फट गई। आओ देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मध्य पद विभक्त विधि से गुणनखंड विधि कहा जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र, जहाँ x ये दे रखा था। अगर अब मेरे को पूछे मूलों की प्रकृति बताओ सर जी, किसकी प्रकृति, मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति के लिए अपन को यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है, विभक्तर निकालना पड़ता है। मूलों की प्रकृति के लिए क्या निकालना पड़ेगा सर जी, विभक्तर निकालना पड़ेगा। ये अपने आप कैसे हो जाते रे, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, विभक्तर, और विभक्तर क्या बोलते हैं अपन, डी। अब विभक्तर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये डी होता है। अगर आप विभक्तर निकालते हो और डी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर आपको 0 के बराबर मिल जाए, अगर विभक्तर का मान किसके बराबर मिल जाए, 0 के बराबर मिल जाए, तो मूल कैसे होंगे, मूलों का अस्तित्व होगा, मतलब मूल कैसे होंगे, वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे सर जी, बराबर होंगे। मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, बराबर। और जब विभक्तर डी बराबर 0 होगा तो एक मूल तो कौन हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन 2a, और दूसरा भी क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन 2a था ना सर जी, तो ये ध्यान रखना। तो जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो मूल माइनस का बी अपॉन 2a, माइनस का बी अपॉन 2a, और वास्तविक होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या आता है कि अगर डी का मान क्या मिल जाए, 0 से बड़ा मिल जाए, मतलब कैसा मिल जाए सर जी, धनात्मक मिल जाए। डी का मान अगर 0 से बड़ा यानी धनात्मक मिल जाए, तो मोल कैसे होंगे सर जी, वास्तविक होंगे। वास्तविक तो होंगे, पर कैसे होंगे, भिन्न होंगे, भिन्न यानी अलग अलग होंगे। यहाँ तो समान आएंगे लेकिन यहाँ पे क्या आएंगे, अलग अलग। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या कहती है, तीसरी कंडीशन कहती है कि अगर डी का मान 0 से छोटा मिल जाए, यानी क्या मिल जाए सर जी, ऋणात्मक मिल जाए। डी का मान क्या मिल जाए, ऋणात्मक मिल जाए, तो ध्यान रखना मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, या मूलों का कालनीपन। साला जो बोलता हूँ लिख तो देख तो लिया, काल्पनिक कैसे लिखते रहे, काल्पनिक। ये मेरे को किरण की याद आ गई थी एकदम से, लिखते लिखते पता नहीं कैसे क्या हो जाता है, काल्पनिक, काल्पनिक। ऐसे गुस्से मत देखे, मैं एक ही हूं, हंस, पेंटिंग बनाऊं, बनाऊं, ठीक है बना देता हूं, चल छोड़ यार, बुरा मान जाएगी मेरी बहन, घर जाके भैया को कहते कि भैया मेरे को फोन करेंगे।
तो ध्यान रखना जब डी का मान ऋणात्मक होता है तो यहाँ पे मोल जो होंगे वो काल्पनिक या अवास्तविक होंगे, अवास्तविक। ठीक है सर जी, और इस प्रश्नावली में यही है मैन, और कुछ है नहीं। ठीक है, और इसमें पढ़ने को पढ़ा था द्विघात समीकरण निकालनी होती है जब आपको शून्यकों का गुणा और शून्यकों का योग दिया होता है। पढ़ा था ना वो कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, पढ़ा दिया था ना यार पे, कहीं पढ़ाया नहीं क्या आपको? ये ध्यान रखना, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। ये कौन सी समीकरण के लिए बात कर रहे हैं अपन? केवल द्विघात समीकरण के लिए। कौन सी समीकरण के लिए बात कर रहा हूं? द्विघात समीकरण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4 में ये, प्रश्नावली 4 और प्रश्नावली 2 लगभग सेम ही है। ठीक है सर जी, क्लियर है? पक्का? आगे चले। ओके, क्या नाम है? समांतर श्रेणी। प्रश्नावली 5, समांतर श्रेणी। अब आपने को समांतर श्रेणी, तो आपको अगर पूछे कोई समांतर श्रेणी का मानक रूप बताओ तो क्या होगा वंशिका बुआ? ए प्लस डी, अरे भैया ए प्लस टू डी, ऐसे बोले ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस 3D, और आगे कहां तक चलेगा? एन तक। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ए एन तक। कहां तक चलेगी? ए एन तक। तो मानक रूप क्या होता है समांतर श्रेणी का? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। क्या हो गया तेरे? तो रो क्यों रही है? कहाँ रो रही है? हमारी कोचिंग में रो रही है। ए प्लस डी, ओए भूख थी ना पहले इसलिए हंस नहीं रहा था, भूख खत्म हो गई अपनी। तो वैसे बढ़िया मजा आ रहा है। ए प्लस डी, ए क्या लानी चाहिए इनके सामने, खाना था ना। तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस 3D और डैश डैश ए एन। तो ये ध्यान रखना, ये कौन होता है? समांतर श्रेणी का मानक रूप होता है। क्लियर है ना ये चीज? तो अब वो डी क्या है? तो डी अगर निकालना तो डी का मतलब होता है सार्वंतर, सार्वअंतर। सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। आंटी जी मेरे को कहती खाना खा लो, फिर मेरा मन ऐसा गया मैं पूछू सब्जी खाई की है, फिर मैंने कहा चल छोड़ो सूरज, दिक्कत हो जाए। तो सार्वअंतर A2 माइनस A1। ठीक है, और फिर अपन ने यहाँ पे पढ़ा था A अपना था, या A कौन होता अपना? प्रथम पद। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था? एन पढ़ा था, जिसे अपन एनवा पद कहते हैं। और एनवा पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही था सर जी, एनवा पद ज्ञात करने के लिए क्या है? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद अपन ने एक और पढ़ा था एस एन वाला, सम ऑफ एन, एन पदों का योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला पढ़ा था एन बटावा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और भी था इसी एस एन का फॉर्मूला, एक और था क्या? एन बटावा 2 ए प्लस ए एन, यही था ना। और एक और था इसका एस एन बराबर एन बटावा 2 ए प्लस ए एन को अपन क्या बोलते हैं? एन। लास्ट आदमी, लास्ट पद। ठीक है ना, अंतिम पद। तो ये ध्यान रखना। तो ये थे इसमें फॉर्मूले, अरे ये थे ना। अब इसमें एक क्वेश्चन कौन सा ध्यान रखोगे? 5.3 है ना वो, उसके अंदर 5.1 5.2 कितनी है तुम्हारे? 3 तक। 5.3 की वो है ना जो क्वेश्चन 18वां 19वां 20वां, उनका ध्यान रखोगे, बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और एक वो था ना अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लोगे। तो ये थी आपकी प्रश्नावली नंबर 5, इसमें यही फॉर्मूला है। ठीक है, और वो ए और डी निकालना आता है आपको। सर अगर सपोज करो आपको ए 19 निकालने के लिए कहे तो ए प्लस 18 डी करेंगे अपन, करते ना यही। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, पक्का? आगे चलो, प्रश्नावली 6। प्रश्नावली 6 में क्या आएगा? है कौन सी प्रश्नावली 6? हाँ, सर्वांग समय समरूप है। फिर कहते हैं क्रिकेट खेलने जाएगा ना तो आज? वहां तो पता नहीं, 4 बजे छोड़ूंगा तो वैसे पता नहीं। क्रिकेट खेलने जाएगा 2100 का मैच, इसको लेके चल जाएगा प्रताप को कहीं। तो देखो मैं चलता कहाँ पे, पढ़ाई में भी देख ले, पढ़ाई में कोई इतना विशेष खास है नहीं, क्रिकेट में भी देख ले, क्रिकेट में कोई धोलधानी है नहीं इसकी। अब कहाँ चलता है वो देखना चाहता हूँ मैं। आओ, तो अब अपन यहाँ पे जो त्रिभुज है, प्रश्नावली 6 त्रिभुज, इसके अंदर अपन समरूप आकृतियां पढ़ेंगे, और इसमें ना एक आधारभूत समानुपातिक प्रमेय आती है। ठीक है ना, वो देखेंगे बाद में। पहले अपन देख लेते हैं त्रिभुज। प्रश्नावली 6 में कौन है? त्रिभुज। कौन से त्रिभुज की बात करेंगे? समरूप त्रिभुजों की। कौन से त्रिभुज की बात करेंगे सर जी? समरूप त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज में मैंने कहा था कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समानुपाती और तीनों कोण क्या हो? बराबर हो, वह त्रिभुज। वे दो त्रिभुज जिनकी, जैसे सपोज करो A फॉर
सी फॉर पी क्यू आर। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप कब होगा? जब इनकी पहली शर्त तो क्या कहती है? संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो। और दूसरा क्या कहता है? संगत कोण। खुशी ऐसे एक्टिव रहना है। नाश्ता नहीं करके आई क्या? कचौरी का ऐसे 2-2 कचौरियां चटनी के साथ मिर्ची के साथ खा के नहीं आई? खा के आती तो खाना है। हाँ आप तो यही कहोगे। संगत बुझाई के देखो क्या कर रहा है दिल्ली? ऐसे क्या कर रहा? जाएगा मैच खेलने जाएगा आज। तुम एक चीज बता दो, तुम कहीं खड़े हो ठीक है ना, और तुम्हारे सामने कोई ना मतलब एक बढ़िया सी चीज क्या बताऊं तुम्हें, यूं मानो हाँ पानी पता से वो दही प्लेट नहीं आती, दही प्लेट एकदम ऐसे बढ़िया से आना शुरू हुआ। देखो सोच रहे होंगे, सोच रहे हो एक बार तुम कहीं खड़े हो, पानी पतासे की प्लेट तुम्हारे हाथ में, उस पर दही और वो पूरा पड़ा है, तुम अब देखो एक उठा के इसे खा रहे हो। आया फील? आया नहीं? और कुछ सोचते हैं क्या होता है। और एक लड़कियों का फेवरेट पास्ता। पास्ता जानते हो ना? पास्ता हम जानते नहीं तो हमें तो वैसे याद आता नहीं। ठीक है, संगत बुझाई कैसी होती है? हमें इधर देख रहा हूँ, तुम कर लो थोड़ी देर के लिए। संगत भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती। मतलब अगर इस त्रिभुज की भुजा AB, इस त्रिभुज की भुजा PQ का अनुपात AB अपॉन PQ, इस त्रिभुज की भुजा BC और इस त्रिभुज की भुजा QR, मतलब BC और QR का अनुपात, और AC अपॉन PR का अनुपात अगर बराबर होगा तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। संगत भुजाएं समानुपाती और कोण A किसके बराबर हो? कोण P के। कोण B किसके बराबर हो? कोण Q के। कोण C किसके बराबर हो? कोण C बराबर हो कोण R के। तो ध्यान रखना क्या कि अगर पूछे दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं तो क्या ध्यान रखोगे? दो त्रिभुज समरूप, मेरा यार मोटा ज्यादा हो गया, चलो कोई नहीं। संगत भुजाएं समानुपाती हो तो ध्यान रखना दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिभुज समरूप होने की क्या शर्त है, क्या 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 है, क्या क्या है जो है। आओ तो क्या कह रहा है किताब वाला कि जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती और उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, और समरूप हो गए तो इसको कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ये समरूप का साइन होता है। ठीक है सर जी, ये ध्यान रखना। अगर अब किताब वाला आपसे पूछे क्या सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं क्या? सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं क्या? दो चीजें, एक शर्त यहाँ लिख लो। तुम में से टाइम कोई ऐसा है जो बता कि नहीं आया घर पे? बता कि नहीं है? तो बढ़िया है, फोन स्विच ऑफ पड़ा वैसे भी। पहला अपन इनमें दो शर्तें बोल रहा हूं, क्या सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो सकते हैं? समरूप हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। अथवा दूसरा क्या, मतलब सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं क्या? क्या सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं? तो देखो सभी सर्वांगसम त्रिभुज तो क्या हो सकते हैं? समरूप हो सकते हैं। लेकिन सर्वांगसम में तो देखो, सर्वांगसम जब करते तो अनुपात नहीं लेते पर वहां पे भुजाएं बराबर लेते हैं ना। तो ये ध्यान रखना, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते। ठीक है सर जी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सर्वांगसम समरूप हो सकते, हम आपके घर आ सकते पर आप हमारे घर नहीं आ सकते क्योंकि हम तो खुद ही रोड पे रहते हैं। ठीक है, आओ तो सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग, अरे पानी तसे से निकल के आ जाओ इधर, अभी तक खा रही है। 8 आते उसमें, 8 नीचे कितने आते? 8 आते क्या? 8 आते, 6 आते, 7 आते, अब खाली आ जाओ इधर। तो ध्यान रखना सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। ठीक है सर जी, क्लियर ये चीज? पक्का? ओके। अब इसके अंदर एक और प्रमेय आती है, कौन सी? थेल्स प्रमेय, जिसे और क्या बोला जाता है? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। जो इशू और शीतल ने मेरे से कई बार पूछा, करा दो पूछा था। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहती है? बताओ, कौन बता रहा? मेरे को याद दिलाओ।
हाँ बोल। किसी एक त्रिभुज के समान एक त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित। ठीक है, आओ, ये त्रिभुज है ए बी सी, मैंने बीसी के समांतर को एक रेखा खींच दी सी डी डी ई। तो ध्यान रखना, किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर, मतलब डीई किसके समांतर है सर जी? बीसी के। तो किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भी क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब एडी अपॉन बीडी बराबर होगा किसके? एई अपॉन ईसी के। एडी अपॉन बीडी बराबर एई अपॉन ईसी के। तो ये ध्यान रखना, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय आपने 90 क्लास के अंदर मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी होगी ना, वेजिटीज है, ठीक है ना। मध्य बिंदु प्रमेय में वहां पे वो बराबर वो मध्य बिंदु जो होते हैं ना, मध्य बिंदु और मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी तो है ना 8वीं प्रश्न, सॉरी कौन सी क्लास है? 9th क्लास 8वीं प्रश्नावली। तो वह आता है मध्य बिंदु प्रमेय वैसी की वैसी है। तो क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई, यदि किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को भी क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। ये था इसके अंदर। और देख लेते हैं। और यहाँ पे अपन ने वो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए ए समरूपता कसौटी ये पढ़ी है ना, वो जानते हो ना, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो? बराबर, तो वो एक त्रिभुज के तीसरा मतलब एक त्रिभुज के तीन कोण और इस वाले त्रिभुज के तीन कोण अगर बराबर हो तो वो क्या होगा? ए समरूपता कसौटी से समरूप हो जाएगा। एक और पढ़ा था पढ़ने एस ए एस, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में और एक कोण बराबर हो तो एस ए एस नियम से, एस ए एस समरूपता कसौटी से वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। इसके अलावा और पढ़ा था, और ये जो डबल ए होता है ना, इसको ए भी बोला जाता है। इस डबल ए को क्या बोला जाता है? ए। एक और कौन सी पढ़ी थी? एस एस एस। तो यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के समानुपाती हो, समान, मिर्ची की खुशबू, एस 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 नियम क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के समानुपाती होती है तो एस एस समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज के होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, जिसको सर्वांग सम करना था ना वो समरूप आराम से कर सकता है। क्लियर है ना सर जी? इसके अलावा कौन सी थी? बस तीन ही तो थी। ओके, तो ये थी आपकी छठी प्रश्नावली। 7वीं पे चले अब। ओके, आओ देखते हैं। मैं 8वीं प्रश्नावली फॉर्मूला सुनाऊंगा जो ये ऐसे थे ना, हाथ खड़ा नहीं किया था अभी 5 जनों ने, तो सोच समझ के हाथ खड़ा किया तुमने, थैंक यू बहुत बहुत। प्रश्नावली 7 यहीं पे थे ना अपन। प्रश्नावली 7 के अंदर निर्देशांक ज्यामिति है। तो आपको पता है यहाँ पे दो बिंदुओं का निर्देशांक ध्यान रखना है। किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स कोमा वाई। किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स कोमा वाई। जहां पे एक्स को अपन क्या बोलते हैं? भुज, और वाई को अपन क्या बोलते हैं? कोटि। एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं अपन कोटि। ठीक है, तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स कोमा वाई, जहां पे एक्स कौन होता है? भुज और वाई कौन होता है? कोटि। ठीक है, अब अपन यहाँ पे सबसे पहले जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि दो निर्देशांकों के बीच दूरी कैसे निकाली जाती है। तो दो निर्देशांकों के बीच दूरी निकालने का फॉर्मूला कौन होता है? मतलब एक निर्देशांक मान लिया ए, एक निर्देशांक मान लिया बी। किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? एक्स कोमा, यहाँ भी एक्स कोमा वाई। ये पहले पे आ रहा है तो इसको x1 y1 मान लूंगा, ये दूसरे पे आ रहा है तो इसको x2 y2। तो ध्यान निकालना, दूरी दो बिंदुओं के बीच, दो निर्देशांकों के बीच दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसे बोला जाता है दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या होता है? मतलब अगर ए बी निकालनी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर ये चीज। तो दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अगर मैं कहूं इन दो बिंदुओं में से अगर एक बिंदु मूल बिंदु हो जाए, एक बिंदु कौन हो जाए? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक तो क्या होते हैं? 0,0, और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x1। भाई आपको पता अपन x, y मानते हैं इसको, ठीक है। तो अगर दो बिंदुओं में से अगर मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? अरे मतलब मेरे को OA निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, तो समझ नहीं आया। अब आपको पता है अपन इसको भी एक्स कोमा वाई मान ले, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2।
दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओए ऐसा का ऐसा बराबर अंडर रूट x2 कितनो आपनो? x2 ये माइनस x1 कितनो है? 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है आपनो? y2 ये माइनस y1 भी कितना है? 0 का होल स्क्वायर। तो OA बराबर कौन हो जाएगा? x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। दैट्स क्लियर। अरे ठीक है ना। और x2 y2 तो यहाँ पे मान ले। अब वैसे अगर नहीं मानते हैं अपन x2 y2 तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि ये तो कौन है? 0 0 है। तो ध्यान रखना, अगर दूरी सूत्र निकालना और दो बिंदुओं में से अगर एक बिंदु मूल बिंदु हो तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद अपने पास एक वर्ड आता है विभाजन सूत्र। एक कौन सा आता है सर जी? विभाजन सूत्र। सपोज करो ये एक AB रेखा है, AB रेखा, इसको कोई बिंदु P विभाजित कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो विभाजित कर रहा है तो किसी ना किसी में तो अनुपात में विभाजित करेगा, तो इसको तो बोल दिया M1 और ये कौन हो गया? M2। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये P कौन है यहाँ पे? विभाजन बिंदु। P कौन है यहाँ पे? विभाजन बिंदु। A के निर्देशांक क्या होंगे जाएंगे? x, y। इसके निर्देशांक भी क्या हो जाएंगे सर जी? x, y। अब आपको बताइए x1 y1, ये x2 y2। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक मैंने मान लिए x, y। विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? x, y। ठीक है सर जी। अब अगर मेरे को x निकालना है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर मेरे को y निर्देशांक निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना x और y का। क्लियर है सर जी? ओके, पक्का।